नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दूसरा अध्याय विलयन यानी सॉल्यूशन जो है वो प्रारंभ किया था और उसके दो जो लेक्चर है वो हमारे हो चुके थे, जिसमें हमने विलयन की बेसिक जानकारी, माफ कीजिएगा, 3 लगभग आसपास की जो वीडियो लेक्चर हो चुके थे, जिसमें हमने बेसिक जानकारी जो है वो प्राप्त कर ली थी विलयन के बारे में। और जो पिछली कक्षा है उसमें हमने मोलरता और मोलरता को लेकर चर्चा की थी, उसके जो फॉर्मूले होते हैं उनको लेकर चर्चा की थी, उनकी डेफिनेशन को लेकर हमने चर्चा की थी और उससे किस प्रकार के जो सामान्य प्रश्न जो है वो उसको लेकर हमने चर्चा की थी। और मैंने ये भी बताया था कि आपको कि जो इनके जो अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता और मोलबिन, जब ये चारों टॉपिक जब अपने कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो जो है हम बनाएंगे, जिनमें इनसे संबंधित सारे प्रश्न जो है वो हम कल हल करेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है नॉर्मलता। नॉर्मलता को लेकर आज हम चर्चा करने वाले मुख्य रूप से नॉर्मलता क्या होती है, इसे अपन कैपिटल एन द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन के द्वारा। देखिएगा, इससे पहले मैं बात कर लेता हूं हल्की सी, एक मोलरता को लेकर हमने चर्चा की थी और मोलरता का सूत्र क्या लिखा था अपन ने, स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या था 1000 और नीचे क्या था एम डब्ल्यू इंटू क्या था वी क्या था, आयतन किसमें था, एमएल में था। यानी मोलरता किसे कहते हैं कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, सुनिएगा, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं अपन, मोलरता कहते हैं। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जहां पर विलय के मोल अपन बोल रहे थे वहां अपन क्या कर देंगे, विलय के क्या हो जाएंगे, तुल्यांक हो जाएंगे। विलय के तुल्यांक होते ही वो मोलरता से क्या हो जाएगा, नॉर्मलता हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो नॉर्मलता लिखो चाहे नॉर्मलता लिखो, देखो कुछ इस जगह पे आपको नॉर्मलता भी लिखा हो मिल सकता, बात एक ही है, ठीक है। जिस प्रकार से अपने इधर नाम होते हैं ना, जैसे मान लो कमलेश, तो उसका नाम बिगाड़ देते कमलेशियो, सुरेश तो क्या कर देते सुरेशियो कह देते। बस ये उसी तरह का है, कुछ ज्यादा नहीं है। नॉर्मलता का हो चाहे नॉर्मलता का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मलता जो है हम किसे कहेंगे, देखो किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या हो जाएगी परिभाषा, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मलता। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इसको ये अपन इसका पोस्टमार्टम करके देखते हैं भी होता क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो बात कर रहे हैं अपन नॉर्मलता की, आइएगा देख सकते हैं नॉर्मलता क्या होती है। देखिए नॉर्मलता जो है क्या होती है, यानी विलय के तुल्यांक, ऊपर तो क्या जाएगा, विलय के तुल्यांक, जहां पे अपन बात कर रहे थे मोल की बात कर रहे थे, यहां मोल ना होकर क्या हो जाएगा, तुल्यांक हो जाएगा। और नीचे जहां पर अपन बात करते हैं विलयन का आयतन, इसमें भी क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। बहुत इजी है, विलयन का आयतन, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये तुल्यांक क्या होता है। देखो तुल्यांक कैसे निकालेंगे अपन, तुल्यांक निकालने के लिए क्या होता है, विलय का भार, विलय का भार बटे और नीचे क्या देता है, विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां रख देता हूं, ये जो है ना तुल्यांक, इसको यहां रख देते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा इधर नॉर्मलता में यानी क्या हो जाएगी आपकी, ऊपर तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, विलय का भार, विलय का भार, अरे बहुत इजी है। और नीचे क्या जाएगा, विलय का तुल्यांकी भार, क्या जाएगा, विलय का तुल्यांकी भार इंटू क्या जाएगा, विलयन का आयतन, ठीक है। आयतन किस में जाएगा, लीटर में आ जाएगा। अब इसको अपन देखो, इसको प्रतीक के रूप में लिख देते हैं। जैसे नॉर्मलता को अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल एन लिखते हैं, ठीक है। विलय का भार जैसे अपन क्या लिख रहे थे, स्मॉल डब्ल्यू, क्या लिख रहे थे, स्मॉल डब्ल्यू। और नीचे क्या जाएगा, तुल्यांकी भार को अपन लिखते हैं ई डब्ल्यू, इक्विवेलेंट वेट, क्या लिखते हैं, ई डब्ल्यू यानी इक्विवेलेंट वेट, इनटू क्या जाएगा, आयतन, वी लीटर में। अब इसको अगर अपन एमएल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा 1000, और नीचे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट यानी ई डब्ल्यू, और इनटू क्या हो जाएगा, आयतन किसमें, एमएल में, किसमें हो जाएगा, आयतन एमएल में। तो ये इस प्रकार से हो गया। बस थोड़ा सा चेंज है, यहां पर तो क्या था, एमडब्ल्यू था,
जो मोलरता थी, मोलरता में यहाँ पर क्या था, MW था, यहाँ पर क्या आ जाएगा EW, यानी यहाँ पर था मोलिकुलर वेट, मोलरता में क्या था, मोलिकुलर वेट था, और इसमें क्या जाएगा इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार। ठीक है, तो नॉर्मलता किसे कहेंगे कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता क्या हो जाएगा, विलेय के तुल्यांक बटे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। अब तुल्यांक कैसे निकालते हैं, तुल्यांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार और नीचे क्या होता है, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का क्या जाता है, तुल्यांकी भार। ठीक है, तो अब इस पूरे को तुल्यांक को मैंने यहां रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मलता क्या हो जाएगा, विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार इनटू विलयन का आयतन। आयतन किसमें, लीटर में, आयतन किसमें है, लीटर में। ठीक है, अब इसको अपन प्रतीक यानी नॉर्मलता को अपन लिख देते हैं कैपिटल एन से, विलेय का भार क्या हो जाएगा स्मॉल w, और विलेय का तुल्यांकी भार जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, तो क्या हो जाएगा EW इनटू VL, यानी आयतन किसमें, लीटर में। अब आयतन को अगर मैं क्या करता हूं, ml में बदलता हूं, तो मैं ऊपर से क्या कर दूंगा, 1000 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। आयतन को अगर ml में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n बराबर क्या हो जाएगा आपका स्मॉल w, यानी विलेय का भार इनटू क्या हो जाएगा 1000, नीचे क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू आयतन किसमें, ml में। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला आ गया, इसको अपन यहां रख देते हैं। देखिएगा, अब यही फॉर्मूला चलेगा और बहुत इजी है, बने रहिए, मजा आएगा। देखिएगा, नॉर्मलता बराबर, यार इसको हटा देते हैं अपन, अब काई की जरूरत है अपने को। नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, देखो स्मॉल w इनटू क्या हो जाएगा 1000, और नीचे क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू VML, यानी आयतन किसमें, मिलीलीटर में। अब आता है कि सर ये नया लफड़ा कहां से आ गया, ये तुल्यांकी भार क्या होता है। देखिएगा, बात अगर की जाए तो कक्षा 11 में आप सब कुछ पढ़ चुके हो, सब कुछ मैंने भी तो पढ़ाया है। जो मेरे जो बच्चे अगर जो मेरे से पढ़े हुए व्यक्तिगत अगर वो देख रहे हैं, तो मैंने ये सारी चीजें आपको बताई है, और जब बताई थी तो ये भी कहा था कि ये 12th में वापस आएगा। ठीक है, तो चलो अपन चर्चा कर लेते हैं, फिर भी तुल्यांकी भार कैसे निकालते। देखिएगा, तुल्यांकी भार जो आ रहा है ना यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पर जो वैल्यू अपन दिख रहे हैं तुल्यांकी भार, ये कैसे निकालते हैं। देखो, ये अम्ल, क्षार और लवण तीनों के लिए अलग अलग तरीके होते हैं निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, चलो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं। किसका निकालते हैं, अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार ये कैसे निकालेंगे, देखो तो सबसे पहले तो ऊपर आ जाएगा अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार, और नीचे आ जाएगा विस्थापन योग्य H+ की संख्या, विस्थापन योग्य H+ की संख्या। ठीक है, ये तो किसका हो जाता है, अम्ल का हो जाता है। अगला अपन निकालते हैं क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार, तो ऊपर तो क्या जाएगा क्षार का अणुभार, अरे बहुत इजी है, और नीचे क्या जाएगा विस्थापन, क्षार क्या होता है OH देता है ना, तो विस्थापन योग्य OH- की संख्या या OH- आयन की संख्या। ठीक है, अगर आ जाए लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा लवण का अणुभार, और नीचे आ जाएगा संयोजकता कारक, संयोजकता कारक यानी वैलेंसी फैक्टर, जिसे अपन एन फैक्टर यानी शॉर्ट में लिख दे सकते हैं अपन NF, एन फैक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर अम्ल का निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो रख देंगे अपन अम्ल का अणुभार, नीचे लिख देंगे विस्थापन योग्य H+ की संख्या, उसमें से H+ कितने निकल सकते हैं। ठीक है, अगर क्षार का निकालना हो तो क्या हो जाएगा क्षार का अणुभार, और नीचे क्या जाएगा विस्थापन योग्य OH- की संख्या। अगर लवण का निकालना हो तो क्या हो जाएगा लवण का अणुभार, और नीचे जाएगा संयोजकता कारक यानी एन फैक्टर जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, तो चलो अपन सबसे पहले अम्ल का निकाल के देखते हैं यार कि इसका कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिएगा इधर, मान लो कि मेरे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और किसी ने मुझसे कहा कि इसका जो तुल्यांकी भार है वो क्या होगा। तो पहले तो मुझे पता चलना होना चाहिए कि ये है क्या, ये क्या है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ऊपर क्या लिखना है, देखो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है ना, ये फॉर्मूला रहा सामने लिखा हुआ है। अब अम्ल का तुल्यांकी भार अपन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो क्या लिख रखा है अम्ल का अणुभार, तो सबसे पहले तो अपने को इसका अणुभार पता होना चाहिए भैया।
अगर अनुपात पता नहीं है तो लपड़िए, ये तो आपको आना चाहिए। अनुपात बारे में तो अपन पहले पिछले क्लास में देख चुके हैं। देखिएगा, अब देखिएगा इसका कैसे निकालेंगे भाई। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है परमाणु भार। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। कितना होता है, 35.5। अब विस्थापन योग्य H+ की संख्या, यानी ये कितना H+ देगा भाई, एक ही तो है भाई। HCl के पास H+ कितना है, एक ही है, तो एक ही देगा ये। यानी नीचे क्या जाएगा, विस्थापन योग्य H+ की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो ये क्या जाएगा आपका 35.5, माफ कीजिएगा 36.5। कितना जाएगा, 36.5। तो ये इसका क्या आ गया, तुल्यांकी बार आ गया। इसका क्या आ गया, तुल्यांकी बार आ गया। ठीक है, अगला अपन देखते हैं, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल गुरुजी इसका तुल्यांकी बार क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका अणुभार कितना होगा। जिसको नहीं आता एक बार फिर दे बता रहा हूं, लास्ट बार ध्यान रख लेना, अच्छे से कंप्लीट कर लेना। देखो हाइड्रोजन क्या क्या है इसके अंदर, एक सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं रे, 2 है। सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। क्लियर। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, तो ये 32, यानी ये भी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो ये कितना हो जाएगा, 64, यानी ये आ जाएगा आपके लगभग 98 के समथिंग आएगा। कितना आएगा, 98 के आसपास आएगा। क्लियर। तो ये आ गया आपके सल्फर का क्या आ गया, अणुभार आ गया। क्या आ गया, अणुभार। ठीक है, अब सल्फर का अणुभार आ गया 98। अब अपने को निकालना है तुल्यांकी भार, तो ये रहा फॉर्मूला तुल्यांकी भार का अम्ल के लिए। तो अम्ल के लिए अपन निकालेंगे तो ऊपर तो क्या जाएगा, 98। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई विस्थापन योग्य हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। अगर इसको अपन तोड़ते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल को बहुत तोड़ा होगा 11th क्लास के अंदर आपने, क्या होता है ये 2H+ और SO4-2। तो गुरुजी ये 2H+ दे रहा है, कितने दे रहा है, 2 दे रहा है। ठीक है, तो कितने लिख दूंगा मैं यहाँ पे नीचे, 2 लिख दूंगा भाई। 2H+ दे रहा है ना, तो 2 लिख दो यहाँ पर। तो कितना जाएगा ये 49, यानी ये इस अम्ल का क्या आ गया, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या आ गया, तुल्यांकी बार आ गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या आ गया, तुल्यांकी बार आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं अपन, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब आपको गुरुजी ये तो बहुत इजी है, अब तो मजा आ गया। ठीक है, इसका अगर आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो क्या निकालोगे आप, इसका अणुभार निकालोगे। इसका अणुभार होता है 60, निकाल के देख लेना। ठीक है, मैंने लिख दिया 60। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन था तो अपन ने 1 चेप दिया, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे अपन ने 2 चेप दिया, यहाँ 4 हाइड्रोजन तो अपन 4 चेप दे। नहीं, गलत हो जाएगा भैया। हाइड्रोजन क्या है, विस्थापन योग्य हाइड्रोजन की संख्या। ये नहीं लिखा मैंने कि कुल हाइड्रोजन की संख्या, कुल हाइड्रोजन की संख्या नहीं लिखी थी मैंने क्या लिखा था, विस्थापन योग्य हाइड्रोजन की संख्या, वो कितने H+ देता है। अगर अपन इस एसिटिक अम्ल को अगर अपन तोड़ते हैं तो 11th में आपने तोड़ा होगा, ये होता है CH3COO- यानी एसिटेट आयन प्लस H+। तो कितने दे रहा है, एक ही तो देगा, एक ही H+ देगा, तो यहां पर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी इसका जो तुल्यांकी भार होगा वो कितना होगा, 60 ही होगा। कितना होगा, 60 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने क्या निकाल दिया, अम्ल का क्या निकाल दिया, तुल्यांकी भार हो गया। अम्ल का क्या हो गया, तुल्यांकी भार हो गया। क्लियर। अब आगे देखते हैं अपन क्षार का निकाल के देखते हैं। अम्ल में कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है ना, तो कमेंट में बोल दिया करो, या जो आसिंद के जो है उनको पता ही है। और बाकी अगर बाहर के भी अगर कोई देख रहा है तो जो नीचे स्क्रीन आप देख ही रहे हो, इस पर नंबर चल रहे हैं। ठीक है, तो नंबर पे फोन करो यार, मैसेज करो, बताओ भाई क्या समस्या आ रही है, लेकिन पढ़ाई करो, पढ़ाई करना जरूरी है। देखिएगा अब अपन निकालते हैं, क्षार का निकालते हैं। क्षार का देखो कैसे निकालते हैं अपन, सीधा सा वही तरीका है। क्षार के लिए अपन ले लेते हैं सबसे पहले, जैसे मान लो सबसे अच्छा उदाहरण होता है क्षार का NaOH, बहुत ही इजी है, बहुत ही प्यारा उदाहरण है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए, ऊपर क्षार का अणुभार चाहिए। क्या चाहिए, क्षार का अणुभार। तो गुरुजी क्या होगा, तरीका वही है, 23 तो किसका हो गया, सोडियम का हो गया। 1 किसका हो गया, हाइड्रोजन, यानी कितना हो गया, 24 हो गया। और 16 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, यानी कितना हो गया, 40 हो गया। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा।
ठीक है। अब नीचे क्या है देखो, विस्थापन योग्य OH माइनस की संख्या, यानी ये कितने OH निकाल सकता है। इसको अगर अपन तोड़ते हैं तो ये टूटेगा Na प्लस OH माइनस। गुरुजी ये एक OH देगा तो लिख लो यहां पर, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 40। यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो इक्विवेलेंट वेट यानी जो तुल्यांकी भार है वो कितना होगा, कितना होगा 40 होगा। कितना होगा 40 होगा। क्लियर। अगला अपन देखते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो इसके लिए अपन एक और ले लेते हैं आत्मसंतुष्टि के लिए, है ना। अपन ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना, बुझा हुआ चूना। जैसे ये होता है ना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे अपन कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। भाई जला हुआ है, बुझा नहीं है। बुझाना है तो क्या कर दो, बुझाने के लिए क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, H2O बुझ गया CaOH2। ये हो गया बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा हुआ चूना, बुझाने के लिए क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, पानी मिला दिया बुझ गया। ये हो गया बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। क्लियर। ठीक है। तो अपने को देखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको लेकर अपन बात कर रहे हैं बुझे हुए चूने की। ठीक है। ये भी क्या है, अगर इसको अपन तोड़ के देखते हैं तो ये कैसे टूटता है रे, Ca+2 और 2OH माइनस ऐसे टूटता है ना। यानी ये कितने OH माइनस देगा रे, ये 2 OH माइनस देगा। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, इसका अणुभार चाहिए। देखो अणुभार के लिए अपन लिखते देखो, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना होता है 40। फिर क्या है इसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी है 2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 1 का 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। ठीक है। और हाइड्रोजन भी कितने 2 है, हाइड्रोजन भी कितने 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये तो कितना हो गया आपका 4, कितना हो जाएगा 2 और 2 4, और ये कितना हो जाएगा 72, सॉरी 74, कितना हो जाएगा 74। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इसका अणुभार हो गया। अब देखते हैं अपन, देखिएगा ऊपर क्या लिखना है, इसका अणुभार लिखेंगे। अणुभार कितना हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74, और विस्थापन योग्य OH माइनस कितने इसके अंदर 2। बस सोल्व कर लो, ये क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। सीधा सा है, बहुत इजी है, कुछ भी लपड़े वाली बात नहीं है, सीधा सा है। क्लियर। तो ये तो अपन ने देखा है, तो अम्ल का तुल्यांक भार कैसे निकालते हैं, क्षार का तुल्यांक भार कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं कि ये लवण जो है साल्ट, इसका कैसे निकालते हैं। इसका भी बहुत इजी है, देखिएगा। एक लवण ले लेते हैं अपन, कोई सा भी ले लेते हैं। चलो एक बहुत प्यारा वाला लवण लेते हैं, बहुत प्यारा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अगर इसको अपन तोड़ते हैं तो ये कैसे टूटेगा, Ca+2 और CO3-2। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये ऊपर जो संयोजकता कारक यही होता है। अगर इनके अगर मान लो यहाँ में 2 लिख देता, यहाँ में अगर मैं यहाँ पे मैं 3 लिख देता, ठीक है, ये यहाँ पे भी अगर मान लो मैं 2 लिख देता तो ये क्या हो जाता 4 आ जाता है। तो संयोजकता कारक कितना हो जाता है, ये भी कितना हो जाता +4 और -4, यानी टोटल संयोजकता कारक कितना हो जाता आपका 4 हो जाता। क्या हो जाता 4, यानी यहाँ पर 1 1 है। ठीक है। तो ये +2 और ये -2, संयोजकता कारक कितना हो गया इसका 2 हो गया। कितना हो गया 2। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणुभार है वो कितना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार कितना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार होता है 100, एग्जैक्ट 100। ठीक है। अब देखते हैं कि इसके जो संयोजकता कारक यानी एंड फैक्टर कितना था, जो आवेश आ रहा है तोड़ने पर उसके ऊपर जो आवेश आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, संयोजकता कारक बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपके पास मान लो कि ये दे दिया आर्सेनिक सल्फाइड दे रखा, मान लो As2S3, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा देखो 2As+3 और 3As-2 ऐसे टूटेगा ना। ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। भैया यहां से गुणा होगा ना इसके साथ, ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, छोटी क्लास मतलब। ठीक है। तो इसका जो संयोजकता कारक होगा कितना होगा 6 होगा, इसका संयोजकता कारक कितना होगा 6 होगा। उसी प्रकार से जैसे मान लो मैं ले लेता हूं एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्या ले लेता हूं मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। ठीक है। अगर इसको अपन तोड़ते तो कैसे टूटेगा बताओ। ठीक है। ये टूटेगा आप कहोगे सर Al+3 और 3Cl-, यानी ये भी क्या जाएगा 3, ये भी अगर इसको करेंगे तो ये भी क्या जाएगा 3, यानी संयोजकता कारक कितना हो गया इसका 3 हो गया। कितना हो गया 3 हो गया। ये छोटी क्लासों में यानी 11वीं में पढ़ चुके हैं यार, सारे पढ़ चुके हैं,
ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो बाकी रहा, सारा कंसेप्ट वो का वही है। ठीक है, अब देखते हैं इसका अपन निकालते, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका जो स्निग्धता कारक आता है कितना आता है, 2 आता है। कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, तो इसका तुल्यांक बार कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर, कंप्लीट, बहुत इजी है, बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी है। ठीक है, अब अपन नॉर्मलता को लेकर एक प्रश्न करते, एक ही प्रश्न बताऊंगा, बस एक ही प्रश्न बताऊंगा, बाकी इनके जो टाइप्स के जो क्वेश्चंस वगैरह है मैंने शुरुआत में बोल दिया, एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उनके अंदर अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे। और रही बात बाकी जो जैसे हमारा जो ऑपरेटर है वो क्वेश्चन की टाइपिंग वगैरह भी चल रही है, वो आपको हम पीडीएफ भी बहुत जल्द उपलब्ध करवाने वाले हैं, देखिएगा। अब अपन इसके क्वेश्चन करते हैं, एक इसका क्वेश्चन करते हैं नॉर्मलता का क्वेश्चन करते हैं, एक नॉर्मलता का नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मलता का नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर 250 ml विलयन तैयार किया गया है, विलयन तैयार किया गया है, तैयार किया गया है। तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, या नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, नहीं लिख रहा हूं, समझ है ना आगे। ठीक है, कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर 250 ml विलयन तैयार किया गया, तो इस विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। नॉर्मलता देखो दे रखी है अपने को, ये n बराबर, यानी ये नॉर्मलता, यानी फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, याद होना चाहिए, यानी W इंटू क्या है, 1000, और नीचे क्या आता है, इक्विवेलेंट वेट, यानी EW इंटू क्या जाएगा, V, यानी आयतन किसमें, ml में। ठीक है, यही आपको दिया हुआ है। अब देखिएगा कि ये तो क्या आता है आपका, विलेय का अनुभार आता है, विलेय का अनुभार, यानी विलेय क्या है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार कितना है, 5, इंटू आयतन आपको ml में देगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आता है इक्विवेलेंट वेट। अभी अपन ने जस्ट निकाल के देखा, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभी अपन ने जो तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट निकाल के देखा था, कितना आया था, 40 आया था। कितना आया था, 40। ठीक है, इनटू नीचे क्या जाएगा, 250 ml, कितना जाएगा, 250 ml। अब इसको सोल्व कर लो, जो भी आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो भी आएगा वो क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। नॉर्मल आगे बस आगे क्या लिख देना है, नॉर्मल लिख देना। जिस प्रकार से अपन जैसे मान लो कि जब भी मान लो कि आपका रहा 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या लिख दोगे, 5 नॉर्मल, 6 नॉर्मल। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सीधा सा इसका क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल था, बहुत इजी है, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, मतलब बहुत ही इजी है। क्लियर। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो आज शुरू करते हैं अपन, मोल बिन या मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। मोल बिन टॉपिक है अपना, मोल बिन, या जिसे अपन बोलते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। इसको अपन दर्शाते हैं x के द्वारा शो करते हैं, स्मॉल x, x स्मॉल x। ठीक है, तो ये मोल बिन, मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होते हैं, इसको लेकर चर्चा करते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए चर्चा करते हैं अपन क्या होता है। ठीक है, देखिएगा मोल अंश किसे कहते हैं, यानी किसी एक घटक के मोल और कुल मोलों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, मोल अंश कहलाता है। देखिएगा इधर लिख रहा हूं मैं, मोल अंश क्या होता है, मोल अंश किसे कहेंगे, देखो किसी एक घटक के मोल, किसी एक घटक के मोल अपो नीचे क्या जाएगा, कुल मोल। यानी अपन कह सकते हैं कि कोई भी आपके पास एक विलयन है,
कोई भी आपके पास एक विलयन है जिसके अंदर दो घटक हैं ए और बी, तो ए के मोल और नीचे क्या जाएगा ए और बी के मोल, यानी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विलयन में किसी एक घटक के मोल और कुल मोलों के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। लिख लीजिएगा, किसी एक घटक के मोल तथा कुल मोलों के अनुपात को क्या कहा जाता है, मोल अंश कहा जाता है। एनर्जी ड्रिंक जरूरी है। पानी ज्यादा ठंडा पड़ दिया यार, ऐसे तो गला ब्लॉक हो जाएगा। मोल अंश यानी किसी एक घटक के मोल तथा कुल मोलों के अनुपात को क्या कहा जाता है, मोल अंश कहा जाता है। किसी एक घटक के मोल तथा कुल मोलों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। देखिएगा इसका भी अपन पोस्टमार्टम करके देखते हैं। मान लो कि मेरे पास एक विलयन है, मेरे पास एक विलयन है जिसके अंदर चार घटक है ए बी सी और डी। मेरे पास एक विलयन है जिसके अंदर चार घटक है ए बी सी डी। चार घटकों से मिलकर कोई विलयन बना हुआ है, चार घटकों से मिलकर कोई, यानी चार प्रकार के पदार्थ को मिक्स करके मैंने एक विलयन बनाया है। बहुत ही तगड़ा विलयन, बहुत ही स्वादिष्ट विलयन मैंने बनाया है, एक सूप कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर ए के मोल है मान लो एन ए, बी के मोल है मान लो एन बी, सी के मोल है मान लो एन सी और डी के मोल है मान लो एन डी। क्या है, एन डी। ये इनके मोल हो गए। अब मुझे कहा गया कि आपको किसके मोल बताने हैं, ए के मोल बताने हैं। अगर मुझे ए के मोल निकालने, अब देखिएगा, अगर मुझे इसमें से ए के मोल निकालने तो मैं क्या करूंगा, एक्स ए, यानी ये ए के मोल भी निकालना है, सॉरी मोल अंश निकालना है, मोल नहीं मोल अंश निकालना है। यदि मुझे इसमें से ए का मोल अंश निकालना है तो क्या करूंगा मैं, एक्स ए बराबर ऊपर क्या जाएगा ए के मोल यानी एन ए, और नीचे क्या जाएगा कुल मोल। कुल मोल का मतलब क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। टोटल जो कर दो इसको। अगर मुझे पूछा जाए कि बी के मोल अंश क्या होंगे तो मैं क्या लिखूंगा रे, ये हो जाएगा एन बी, नीचे क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। अगर मुझे कहा जाए कि सी के मोल क्या होंगे या मोल अंश क्या होंगे तो मैं क्या लिखूंगा रे, एन सी, यानी ऊपर क्या जाएगा सी के मोल और नीचे क्या जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, यानी कुल मोल। अगर मुझे कहा जाए कि डी के मोल अंश क्या होंगे, डी के मोल अंश क्या होंगे तो मैं क्या लिखूंगा रे, एन डी, यानी ऊपर क्या जाएगा डी का मोल और नीचे क्या जाएगा कुल मोल, यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। तो इस प्रकार से ये मोल अंश अपन निकालते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि यह एक मात्रकहीन राशि है, लिख लीजिएगा यह एक मात्रकहीन राशि है। यह क्या है, एक मात्रकहीन राशि है। क्लियर, कंप्लीट। तो ये हो गया मोल अंश का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, मोल अंश का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अपन इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में अब आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, फॉर्मूला तो जैसे यही है। अब क्वेश्चन करके देखते हैं अपन इसका। एक लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर आप साइड में हट जाया करो, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिया करो। भाई हट गया साइड में, ले लो, खूब सारे ले लो, ठीक है। चलो अब इसका अपन क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा। क्वेश्चन करते हैं अपन, देखो एथिलीन ग्लाइकोल क्वेश्चन है। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए, गणना कीजिए। यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल, यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है, 20% द्रव्यमान उपस्थित है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी है।
एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की क्या करनी है, गणना करनी है, और उसके विलयन में जो एथिलीन ग्लाइकोल का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 20% है। कितना है, 20%। अब मान लेते हैं कि जो विलयन है, विलयन का द्रव्यमान कितना है, मान लो 100 ग्राम है। माना विलयन का द्रव्यमान, मान लेते, मानने में क्या जाता है, माना विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। क्योंकि अपन भाई देखो साइंस के जो अगर मान लो मैथ का बच्चा है तो वो एक ही चीज है, माना की इसी में चलता है। अब तक जो पढ़ते हैं वही था, माना की तो मान लो। माना विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है। ये टोटल विलयन हो गया, ठीक है। अब इसमें एथिलीन ग्लाइकोल कितना है, कितना है, 20%, यानी कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। तो एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसके अंदर, 20 ग्राम। अब देखो दूसरा घटक कौन सा होगा, आप कहोगे सर ये तो हो गया विलय। अब जो 80 ग्राम है वो क्या होगा, अगर कोई घटक नहीं दिया हो ना तो क्या मानेंगे, सार्वत्रिक विलायक किसको कहा जाता है, यूनिवर्सल जल को कहा जाता है। नहीं, विलायक यहां पर क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। विलायक क्या हो जाएगा, जल। अब जल कितना होगा, अगर 20 ग्राम अगर विलय हो गया तो विलायक कितना होगा, 80 ग्राम होगा। कहने की जरूरत ही नहीं है, 80 ग्राम क्या होगा। अब अपन निकालते हैं कि इसके जो मोल अंश निकालने हैं, क्या निकालने हैं, मोल अंश, ठीक है। तो अपन बात करते हैं एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश यानी X। एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र क्या होता है, C2H6O2, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश हो जाएगा, ठीक है। इसका निकालना है, ऊपर क्या जाएगा, C2H6O2 के मोल, और नीचे क्या जाएगा, कुल मोल। अब बात आती है कि सर अब ये कहां से लाएं, मोल कहां से लाएं, ठीक है। तो देखो मोल निकालने का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं यार। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मोल बराबर क्या होता है, ग्राम बटेवा अणुभार, ये तो होता है। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम बटेवा अणुभार। अब इसके अंदर ग्राम आपको दे रखा है, अणुभार आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकालते हैं। ये तो क्या हो गया, मोल अंश पूछ रहा है आपसे, ठीक है। मोल अंश का फॉर्मूला क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल ऊपर नीचे क्या आएगा, कुल मोल आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकालो, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल क्या हो जाएगा, C6 यानी माफ कीजिएगा C2H6O2 के मोल यानी ग्राम बटेवा अणुभार। अब देखो ये कितने ग्राम दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है, देखो यहां पर अगर अपन देखें ये एथिलीन ग्लाइकोल का देखो द्रव्यमान कितना दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा, 20, और नीचे चाहिए अपने को अणुभार। अणुभार निकाल के देखो इसका कितना आएगा, एथिलीन ग्लाइकोल का भी निकाल के बताया था मैंने किस तरह से निकालते अपन, कितना आएगा, 62। ये हो जाएगा शायद 0.322, ठीक है। ये तो आ गए आपके पास, किसके मोल आ गए, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल आ गए। किसके आ गए, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल। अब दूसरा जो कारक बचा अपना जल बचा, क्योंकि विलायक आपको दे नहीं रखा है। जब विलायक नहीं दिया हुआ हो तो क्या मानते हैं, जल मानते हैं, ठीक है। तो अपन निकालते हैं H2O के मोल। अब 20 ग्राम तो ये हो गया, तो जल कितना बचा, 80 ग्राम। 80 बटे 1, नीचे जल का जो आता है अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 4.44 के समथिंग आएगा, ठीक है, क्लियर। अब अपने को क्या चाहिए, देखो ये तो आ गए आपके पास, किसके मोल आ गए, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल आ गए, और ये किसके आ गए, जल के मोल आ गए। आपको निकालना क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश, यानी यहां से ये सीधा फॉर्मूला में मैं पुट कर रहा हूं। देखो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितने हैं, 0.322 अपॉन नीचे क्या आएगा, कुल मोल। नीचे क्या आएगा, कुल मोल। कुल मोल का मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, 0.322 प्लस 4.44, इसको जोड़ दो तो कितना आएगा, लगभग ये 0.322 अपॉन नीचे क्या जाएगा, 4.762। इसको सोल्व कर लो, यह आ जाएगा लगभग आपका 0.067।
ठीक है, तो ये किसके मोलंस आ गए, एथिलीन ग्लाइकोल के। मात्रहीन राशि कोई मात्रक नहीं होगा। अगर आपको यहाँ अगर मान लो कि पूछ ले जल के मोलंस क्या होंगे, तो देखो जल के मोलंस के लिए अपन क्या कर देंगे, XH2O। अब ये जल के मोल है तो ये ऊपर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4.44, और नीचे क्या जाएगा, ये आ जाएगा ना कुल मोल 4.762। ये इसको सोल्व करने पर कौन सा आ जाएगा, जल के मोलंस आ जाएंगे। किसके मोलंस आ जाएंगे, जल के मोलंस। अब इसका एक सीधा सा तरीका देखो, दोनों का अगर जो मोलंस होता है इनको अपन जोड़ते तो इनका योग आता है 1। तो अगर ये आ गया ना, तो इसमें से क्या करो, इसको 1 से क्या कर दो, माइनस कर दोगे, तो किसका जाएगा, जल का जाएगा। ये भी एक तरीका जो होता है, यानी जो मोलंस जो होता है ना, उनका जो योग होता है वो कितना होता है, इकाई होता है। यानी जितने भी जो अवयव के जितने भी जो घटक होते हैं विलयन के अंदर, उन सभी घटकों का जो मोलंस का जो योग होता है कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर ये जो आपके पास आ गया ना, अगर इसको क्या कर दो, 1 से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो अपने आप किसका जाएगा, जल का आ जाएगा। किसका जाएगा, जल का। ठीक है, कभी कंपटीशन कॉर्नर के लिए जब अपन इसका वीडियो बनाएंगे तो वहां अपन और चर्चा करेंगे। तो ये आज अपन ने बात की नॉर्मलता और मोल भिन्न के बारे में, यानी जो 4 जो प्रमुख जो इकाइयां हैं आपके, प्रमुख जो सांद्रता है कौन कौन सी, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल भिन्न। इनके जो कंसेप्टिव जो वीडियो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनका एक अलग से अपन एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं जिसमें अपन इनको लेकर क्वेश्चन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक आपके जो दोस्त हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके दोस्त भी आपके साथ आगे बढ़े, अगर आपकी ऐसी भावना है तो आप चैनल को शेयर कीजिए उनके साथ, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।